किसानों का दिल्ली कूच। जी हां, बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नोएडा के किसानों ने दिल्ली कूच किया है। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़े हैं किसान। किसानों को नहीं रोक पाई उत्तर प्रदेश की पुलिस। तस्वीरें आप देखिए इस वक्त किस तरीके के हालात इस वक्त नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाने वाले इलाकों के हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली नोएडा में जाम की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। तो अपनी मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसके लिए वो दिल्ली कूच करने वाले थे और जगह जगह इसी को लेकर तैयारियां की गई थी। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग किए गए थे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। बावजूद इसके पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ गए हैं किसान। तस्वीरें आपके सामने है, किसानों को यूपी पुलिस रोक नहीं पाई और अब ये किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों का ये पूरा धरना है, जिसके लिए दिल्ली कूच का ऐलान उनकी तरफ से किया गया था। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ये किसान नहीं रुके। बैरिकेडिंग तोड़कर अब ये दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। मुआवजा और नौकरी की मांग करते हुए किसानों ने धरने का ऐलान किया था। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसके बाद किस तरीके के हालात हैं, कैसी तस्वीरें हैं, ये आपके सामने है। इसकी वजह से कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त जाम से प्रभावित है बुरी तरीके से। दिल्ली नोएडा में इस वक्त गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। हालात आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें, नोएडा की तस्वीरें, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें, सब जगह एक जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे सहयोगी सुमंत और साथ ही साथ विवेक जुड़ गए। एक एक कर मैं इनका रुख करना चाहूंगी। सुमंत, इस वक्त आपके आसपास किस तरीके की हलचल, क्या तस्वीरें, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, स्थिति वही बनी हुई है। मैं तस्वीरें दिखाऊं कि लगातार जो इस प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे हैं, जो सुखबीर खलीफा, जो किसानों के नेता हैं, उनकी नोएडा पुलिस के, नोएडा के अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है। बातचीत के बाद उन्हें समझाने बुझाने की पुलिस और प्रशासन कोशिश कर रही है कि वो प्रदर्शन से किसानों को लेकर यहां से उठ जाए। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं प्रतिमा, ये देखिए, ये नोएडा एक्सप्रेसवे की पूरी तस्वीर है। यानी आज जो व्यक्ति लखनऊ आगरा से होते हुए नोएडा, जिसे नोएडा होते हुए दिल्ली जाना था, आप समझिए कि पिछले कई घंटे से ये एक्सप्रेसवे बंद है। कई किलोमीटर का लंबा जाम लग चुका है। और ये दूसरी ओर मैं तस्वीरें दिखाऊं कि ये देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर में बैठ के महिलाएं, बुजुर्ग, अब ये तमाम लोग यहां पहुंच गए हैं। और ठीक राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से थोड़ी दूर पहले ये तमाम किसान मेन रोड पे ही बैठ गए हैं। नोएडा पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां जो है किसान नेता उनको समझा बुझा रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि पिछले 1 वर्ष से ज्यादा वक्त से उनका प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर चल रहा था और तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी बातें जब नहीं सुनी तभी जाके उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। तो आसान नहीं है फिलहाल इस रास्ता को खुलवाना, लेकिन प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है ये खत्म किया जाए। लेकिन अगर फिलहाल मैं अभी भी तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए कि किस तरीके के हालात यहाँ फिलहाल बने हुए हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से नोएडा के जो तमाम अधिकारी हैं वो खड़े हैं और इनकी कोशिश है अब यहां से प्रोटेस्ट आगे न जाया जाए। हालांकि एहतियात के तौर पे जिला बॉर्डर पे भी जो है वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी बातचीत का सिलसिला जारी है, बीच का रास्ता नहीं निकला है। इस बीच एक और जहां किसानों की संख्या भी बढ़ रही है, वहीं मैं दूसरी ओर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कि जो पुलिसकर्मी है उनकी तादाद भी लगातार बढ़ाई जा रही है। अब किस तरह से निकल चुके, अब से अगर कुछ अगले 1-2 घंटे में अगर ये ट्रैफिक जाम नहीं खुला तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। बिल्कुल सुमंत, तस्वीरें दिखा रहे दिल्ली नोएडा बॉर्डर से इस वक्त किस तरीके के हालात हैं। जितनी बड़ी तादाद में वहां किसान पहुंचे, अब सुरक्षा के भी इंतजाम उसी लेवल के नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों को रोकना नामुमकिन नजर आ रहा है। फिलहाल विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, अपने आसपास किस तरीके की हलचल है, दिखाएं जरा। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी तादाद में किसान जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। ये वो रास्ता है जो कि दिल्ली जोड़ता है नोएडा से। और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी तादाद में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। किसानों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती इसी तरह से इनका प्रोटेस्ट जारी रहने वाला है। दिल्ली कूच करने की आज पूरी तैयारी थी और इसी के चलते यहाँ पे जो है काफ़ी किसान इकट्ठे हुए थे और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आगे भी जाने की तैयारी है। फिलहाल इन्होंने पुलिस को साफ कहा है कि जो किसानों को रोका गया है पुलिस के द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाए और चिल्ला बॉर्डर के पास इन्हें जगह दी जाए, वहां पर ये बैठेंगे। लेकिन फिलहाल बातचीत का दौर बदस्तूर जारी है। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। काफी समय से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब आप दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखो जी, पिछले 5 साल से हमारा धरना चल रहा है नोएडा प्राधिकरण पर और अभी तक हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई है और कोई भी नेता या फिर कोई भी अधिकारी सुनने वाला नहीं है हमारी।
तो अब जब हमारी यहाँ नोएडा में या फिर उत्तर प्रदेश में नहीं सुनेंगे तो हम तो ये दिल्ली जाएंगे, दिल्ली सुनाएंगे अपनी समस्या, अपनी परेशानी। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ पर जो किसान है काफ़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं। इस रास्ते की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं कि ये नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। ये ठीक रास्ता या चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाता है और वहाँ पर किसान जो है वो जाना चाहते हैं। ये ठीक यहाँ पे बैठे हैं जहाँ पर एक रास्ता गाजियाबाद की तरफ जाता है तो दूसरा रास्ता मयूर विहार दिल्ली की तरफ जाता है। कुछ देर बाद ऑफिस से छुट्टी का समय हो जाएगा और ये वो रास्ता है जो कि काफ़ी ट्रैफिक से भरा होता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर का जाम दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेगा। काफ़ी तादाद में आपको यहाँ पे आला अधिकारी जो हैं वो नजर आएंगे जो कि यहाँ पे लगातार बातचीत कर इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सड़क से हट जाएं क्योंकि रोड को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कमांडोज आपको यहाँ पे नजर आएंगे। काफ़ी तादाद में प्रोटेस्ट महिला है और उसी को देखकर महिला पुलिस को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। कमांडोज को आप देख सकते हैं किस कदर जो है यहाँ पे तैनात किया जा रहा है। सीनियर अधिकारी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि इनको आगे ना जाने दिया जाए। अगर चिल्ला बॉर्डर की हम बात करें तो वहाँ भी काफ़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं, वहाँ भी बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा डीएनडी की बात करें तो वहाँ भी बैरिकेटिंग की गई है, वहाँ भी निगरानी रखी जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर के पास भी निगरानी रखी जा रही है और कालिंदी कुंज पर भी सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। तो इनका साफ कहना है कि यहाँ से आगे जाने के किसानों को परमिशन नहीं दी जाएगी। कुछ देर पहले बैरिकेटिंग को हटाकर किसान आगे की तरफ बढ़ गए। तैयारियां हैं, हमारे दोनों संवाददाता हमें बता रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2 दिनों से इस बात की सूचना होने के बाद धारा 144 भी कई इलाकों में लगा दी गई थी, लेकिन साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं उसका कोई असर नहीं हुआ है। सुमंत, एक बार फिर से आपका मैं रुख करना चाहूंगी। इस वक्त जो किसान वहां पर डटे हुए हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने वाले हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि वो पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या रुख रहने वाला? देखिए, सबसे पहले प्रतिमा में एक ताजा तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं बसें, और वो देखिए सामने कि किस तरीके से अब यहाँ पे क्रेन्स भी आ रही है और अब पुलिस की एहतियात के तौर पे कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस रास्ते को ब्लॉक किया जाए ताकि किसान आगे न जाए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो सामने आप देख रहे हैं, जो सुखबीर खलीफा जो इस प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे हैं, उनके साथ नोएडा पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं। थोड़ी देर पहले मैंने भी बातचीत की थी। प्रतिमा, उनका साफ तौर से कहना है कि लंबे समय से प्रशासन ने हमारी बात मान ली है लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जा रहा है, इस वजह से वो आप पीछे नहीं हटेंगे, वो दिल्ली जाके रहेंगे। और इसी बीच महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहाँ पे आ गई हैं। तो आसान नहीं है बीच का रास्ता निकालना, लेकिन तमाम आला अधिकारियों की कोशिश है कि सुखबीर खलीफा और जो तमाम नेता, जो किसान नेता जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके उन्हें समझा बुझाकर किसी भी तरीके से इस रास्ते को खाली करवाया जाए। क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी अगर ये रास्ता नहीं खुला, क्योंकि लाखों गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये देखिए पीएससी की बस थी, पुलिस कोशिश कर रही थी आगे ले जाने की, किसानों ने आगे नहीं ले जाने दिया। तो दूसरी ओर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, वो देखिए निजी बसें आपको दिख रही हैं, वो उन बसों को वहां खड़ा कर दिया गया कि अगर स्थिति बिगड़ती है, आगे जाने की कोशिश होती है। तो कुल मिलाकर किसानों के प्रदर्शन का ये नतीजा है कि दिल्ली नोएडा इस वक्त पूरी तरीके से जाम नजर आ रहा है। लगातार आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया सुमंत और विवेक आपका। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सियासत की। फरवरी की हल्की हल्की ठंड में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। 2024 के चुनाव में जो लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाली थी, अब उसकी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। धीरे धीरे करके इंडिया के साथ ही साथ छोड़कर एनडीए के कुनबे में शामिल होते जा रहे हैं। तो क्या 24 की लड़ाई में विपक्ष के सारे योद्धा बिखर जाएंगे? हम आपको इस वक्त की 5 बड़ी सियासी खबरें इससे जुड़ी हुई बता देते हैं। दोपहर 3:30 बजे सरकार का श्वेत पत्र सामने आना है, निर्मला सीतारमण इसे रखेंगी सामने। ऐसे में अगली बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहने वाली है वो ये कि यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 20 सीटों की मांग कर दी है। इस पर क्या रुख रहने वाला है, ये भी अपडेट्स आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा जयंत पर अखिलेश का बयान, इसके क्या मायने हैं, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस क्या अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एनडीए के कुनबे में टीडीपी की एंट्री को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं, रुख उसका भी करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी से इंडिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने यूपी में 20 सीटों की मांग कर दी है। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने 20 सीटों के नाम भी भेज दिए हैं अखिलेश यादव को। ऐसे में ये बड़ी सियासी हलचल इंडिया कुनबे में नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस की ओर से यूपी में 20 सीटों की मांग कर दी गई है।
अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी गई है कांग्रेस की ओर से और वो 20 सीटें कौन सी होंगी, इनके नाम भी अखिलेश यादव को भेज दिए गए हैं। आपने 11 सीटें दी। बात 20 की नहीं है, बात 20 की नहीं है। मैंने कहा जीत के आधार पे ही गठबंधन होगा। पीएम के खिलाफ कोई गठबंधन का प्रत्याशी तय हुआ अभी? ये लोकसभा तो है ना, और पिछली बार भी उतरा था प्रत्याशी। बहुत जल्दी हम लोग बातचीत करके प्रत्याशी उतार। तो आइए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पंकज, ये 20 सीटें कौन कौन सी हैं जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को अप्रोच किया, चिट्ठी लिखी है? देखिए प्रतिमा, चौथे राउंड की बातचीत के बाद दोनों ही पार्टियों के बीच में एक डेडलॉक हो गया था। समाजवादी पार्टी की ये जिद थी कि कांग्रेस की तरफ से सीटों के साथ साथ उनके उम्मीदवारों के भी नाम बताए जाएं, लेकिन कल कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव को जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें 20 सीटों की मांग की गई है। उसमें पहले से बहुत सारी सीटें थी, जिसमें रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बलिया, भदोही और आपको बताऊँ सहारनपुर है। एक जो नया नाम जोड़ा है, जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, वो देवरिया, जहाँ से कांग्रेस पार्टी के भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के भी। तो कुल 20 सीटों की मांग की गई है। अखिलेश यादव बनारस गए थे, लौट कर जब आएंगे तो उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन पहली बार अधिकृत तौर पर अगर देखें तो 20 सीटों की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। अखिलेश यादव ने पहले ही 11 सीटें छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन दोनों ही पार्टी के हाईली प्रेस सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि राहुल गांधी जब यहां आएंगे यूपी में न्याय यात्रा में, उससे पहले ही दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने 20 सीटों के नाम अखिलेश यादव को भेजे। अब इस पर बात बनती है या फिर बात बिगड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। जयंत चौधरी को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंतिम दौर में बीजेपी और आरएलडी में बातचीत चल रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएलडी ने 4 लोकसभा सीटों की मांग की है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा अपडेट आपके सामने, बीजेपी ने 2 सीट का ऑफर दिया है। गठबंधन के लिए 2+1 पर बन सकती है बात। 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट पर बात जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर आरएलडी और बीजेपी में बातचीत हो रही है। सीटों का जो फॉर्मूला है उस पर हालांकि अभी बातचीत चल रही है। आनंद प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया है। आनंद, क्या जो फॉर्मूला है उसको लेकर भी अभी कोई डाउट चल रहा है कि ये 4 सीटें लोकसभा की होंगी या फिर 2+1 जो फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है उस पर बातचीत चल रही है? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है बीजेपी और आरएलडी के बीच में जो गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। हालांकि आरएलडी ने 4 सीटों की डिमांड रखी है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि चूंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन में 2019 के चुनाव में आरएलडी को सिर्फ 3 सीटें गठबंधन ने दी थी समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने, तो ऐसे में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों का ऑफर दिया है। लेकिन चूंकि बातचीत अंतिम दौर में, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी आरएलडी को 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट दे सकते, जिसपे डील डन हो सकती है। और ऐसे में बता दे रहे जल्द ही 1-2 दिनों में, 2-4 दिनों में इस बात का ऐलान हो सकता है। बातचीत अंतिम दौर पर चल रही है, 2+1 पे बातचीत डील डन हो सकती है। तो बड़ी खबर आनंद प्रकाश पांडे हमें दे रहे हैं कि 2+1 पर बातचीत चल रही है, यानी 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीटें दिए जाने को लेकर चर्चा इस वक्त चल रही है बीजेपी और आरएलडी के बीच में। इस वक्त बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबरों पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। बीजेपी दलों को तोड़ना जानती है, कहना अखिलेश यादव का। बीजेपी किसको कब लेना है वो जानती है, बीजेपी बेईमानी करना भी जानती है। किसके पास ईडी, आईटी को भेजना है उनको पता है, कहना अखिलेश यादव का। मुझे उस संबंध में कोई बात नहीं कहनी है, और अगर कहनी भी पड़ेगी मैं कह चुका हूं, और हम अपनी बातचीत कर लेंगे। उससे क्या रास्ता निकल सकता है उस दिशा में काम करें। कांग्रेस ने 20 सीटों का राहुल गांधी ने कहा है देखिए जीत ही, देखिए 20, 25, 30 कोई सीमा नहीं है, 50 हम तो कहते 80। सवाल ये कि जीत का ये गठबंधन है। अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले, अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। जीत ही गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश नहीं देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। जब बीजेपी समीकरण बना रही है, सोचिए समीकरण नहीं बनाती बीजेपी। उत्तर प्रदेश के बाद रुक कर लेते हैं पंजाब से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, ये कहा गया संदीप पाठक की ओर से। सीट शेयरिंग पर कमेटी ने ये फैसला लिया गया है। कमेटी की ओर से राज्यों की इकाई अलग लड़ने पर सहमत है, कहना संदीप पाठक का।
और इधर असम में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बनी है। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां आम आदमी पार्टी ने असम में 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से बात करते करते थक गए, कहना आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस समय रहते सीटों पर फैसला करे, ये भी आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरे मसले पर कहा गया। मेरे साथ पे संदीप पाठक जी है। संदीप जी, आज आपने असम की 3 लोकसभा सीट पर अपनी विजय घोषित कर दी है। अब और ज्यादा इंतजार करना आपको सही नहीं लग रहा है? देखिए, सवाल प्रश्न ये नहीं कि हम कितना इंतजार करना चाहते हैं। प्रश्न तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी समय सीमा तय कर दी है चुनाव के लिए। आपके पास एक डेडलाइन आ गई है। अब उसके आधार पर सारी चीजें समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। बातचीत तो चल रही है, लेकिन कब तक बातचीत करेंगे? बातचीत ही करेंगे या चुनाव भी लड़ेंगे? अगर आपको चुनाव लड़ना है तो बातचीत की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, सभी चीज़ों की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, तब फिर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने आज असम के 3 सीटों का अनाउंस किया है और इस पर हम काम शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी को दे देगी। असम में आपने ऐलान कर दिया है, खुद मुख्यमंत्री गुजरात में एक सीट का ऐलान करके आ गए हैं। ये तय हो रहा है कि पंजाब में भी आप अगर अलग अलग से लड़ेंगे? पंजाब में राज्य की जो इकाई है दोनों पार्टियों की, उनकी तरफ से भी सहमति थी और अब पार्टियों में भी सहमति है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। पंजाब में गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे पंजाब में, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में बातचीत चल रही है। केवल दिल्ली में? क्योंकि फिर हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव के लिए आप कह चुके हैं अलग से लड़ेंगे, उससे पहले लोकसभा चुनाव है, तो वहां भी अलग अलग अभी मैं सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव में बाकी के सारे राज्यों में बातचीत चल रही है। गुजरात में भी बातचीत चल रही है, हरियाणा में भी बातचीत चल रही है, दिल्ली में बातचीत चल रही है। मैंने कहा कि पंजाब में हमने ये निर्णय लिया है, सहमति बनी है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, बाकी जगहों पर बातचीत चल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मथुरा काशी पर मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब का बड़ा बयान सामने आया है। मथुरा काशी में मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ये इतिहासकार इरफान हबीब का बड़ा बयान। ये साबित करने के लिए कोर्ट की जरूरत नहीं है, औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़े गए, ये इतिहासकार कह रहे हैं। औरंगजेब के ज़माने में मथुरा में एक बहुत बड़ा मंदिर बना था। वीर सिंह बुंदेला जो जहांगीर के ज़माने में बड़े राजा थे बुंदेलखंड के, तो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने। और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। वो इतना बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन बहरहाल तो इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो तारीखों में ही लिखा गया है। अब ये कि वही बात जो औरंगजेब ने की थी वो 300 साल बाद की जाए, ये सोचने की बात है। मैं समझता हूँ ये सब गलत है। जो बात तारीख में हो गई वो हो गई। वो भी अब जो मस्जिद हैं वो 300 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये भी तो कोई आर्कियोलॉजी में किसी भी इमारत को जो इतनी पुरानी हो तोड़ना नहीं चाहिए, मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई भी घर हो, अगर 300 साल पुराना है तो उसको छूना नहीं चाहिए। इतिहासकार इरफान हबीब को आपने सुना। इस बीच मथुरा काशी पर योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि हमने सिर्फ 3 जगह मांगी। बड़ी खबर आपके सामने है। योगी ने काशी और मथुरा का जिक्र करते हुए कहा, हमने सिर्फ 3 जगह मांगी। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भाई देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते।
लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। और इस बीच बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद धीरज साहू को ईडी के समन को लेकर खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से हेमंत सोरेन के घर से मिली BMW कार साहू की, सूत्रों का यह कहना है BMW कार धीरज साहू की कंपनी के नाम, मानेसर के एक फर्म के नाम से है रजिस्ट्रेशन। धीरज साहू की BMW का इस्तेमाल करते थे सोरेन की जानकारी सामने आ रही। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं BMW कार, जो कि दिल्ली वाले आवास हेमंत सोरेन के ईडी ने जब्त की थी। बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस के सांसद धीरज साहू की है, और जानकारी ये भी है कि BMW कार धीरज साहू की कंपनी के नाम पर है, मानेसर से एक फर्म के नाम पर रजिस्ट्रेशन है। धीरज साहू की BMW का इस्तेमाल हेमंत सोरेन क्या करते थे, ये जानकारी सामने आ रही है। इसकी डिटेल्स भी अब सामने आने लगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। अब इस सिलसिले में पूछताछ के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को ईडी ने तलब किया है। सूत्रों का दावा है कि ईडी सोरेन के साथ संबंधों और BMW कार को लेकर पूछताछ करेगी। इस मामले में साहू का बयान भी दर्ज किया जाएगा। ईडी ने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर से BMW कार को जब्त किया था। और कांग्रेस सांसद को ईडी के समन पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। हेमंत सोरेन के घर मिली कार कांग्रेस सांसद की, कहना बीजेपी का। जब्त कार कांग्रेस नेता की निकली। BMW कार कांग्रेस नेता के नाम पर, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा, कहना बीजेपी का। BMW कार जो है ये किसके नाम पे पंजीकृत थी? ये पंजीकृत थी धीरज साहू के नाम पर। जो छापे हुए थे वो झारखंड में भी हुए थे, ओडिशा में भी हुए थे, कई प्रदेशों में हुए थे। ये 352 करोड़ की जो काली कमाई है, ये कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की तिजोरी में जाती है, ये तो अनुमान लग गया था। लेकिन हेमंत सोरेन की BMW जो इस्तेमाल कर रहे थे, जब्त होती है उनके ही आवाज से, वो भी धीरज साहू की है। ये आज बड़ी खबर सामने आई, और ये क्या दर्शाता है? जो बात हम हमेशा से कहते आए हैं, एक ईमानदार सरकार, उसका मजबूत कानूनी डंडा, और दूसरी तरफ तो हेमंत सोरेन का धीरज साहू कनेक्शन, पूरा मामला आखिरकार क्या है, आपके सामने जानकारी साझा कर रहे हैं हम। ईडी ने दरअसल धीरज साहू को समन भेजा है पूछताछ में शामिल होने के लिए। ईडी ने पूछताछ के लिए धीरज साहू को बुलाया है। इसके अलावा सोरेन के घर से जो BMW गाड़ी मिली थी वो साहू की बताई जा रही है। BMW धीरज साहू की कंपनी के नाम पर है। साथ ही जानकारी है कि मानेसर के फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन है। जानकारी यह भी कि साहू की BMW का इस्तेमाल हेमंत सोरेन किया करते थे। तो ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर बाद सरकार श्वेत पत्र लेकर आएगी। लोकसभा में श्वेत पत्र पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र पेश करेंगी। अब से कुछ ही मिनटों बाद श्वेत पत्र पेश किया जाएगा। चर्चा के बाद निर्मला सीतारमण जवाब भी देंगी।
निर्मला सीतारमण कल चर्चा पर जवाब देंगी। तो अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है, लोकसभा में श्वेत पत्र लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये श्वेत पत्र पेश करेंगी। वहीं आज कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ब्लैक पेपर पेश किया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर पीएम मोदी का तंज। ब्लैक पेपर देश की समृद्धि पर काले टीके की तरह है। देश को नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाया, नजर न लगे इसलिए खड़गे ब्लैक पेपर लेकर आए। 10 साल में देश समृद्धि के शिखर पर है, कहना प्रधानमंत्री मोदी का। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए, ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है। मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। इधर मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर कांग्रेस का हमला। श्वेत पत्र झूठा है, छलावा है, कह रहा कांग्रेस का। ब्लैक पेपर जमीनी हकीकत है। सरकार श्वेत पत्र की जगह एमएसपी पर कानून लाए, कहना कांग्रेस का। श्वेत पत्र झूठा है, छलावा है। ब्लैक पेपर जमीनी हकीकत है, सच्चाई है। आप बताओ, अगर अच्छे दिन हैं तो फिर ये महंगाई आसमान क्यों छू रही, 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही, बेरोजगारी 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। देश की सारी संपत्ति का 50% से ज्यादा 16 घरानों में क्यों पहुंच गया है। रुपए का अवमूल्यन इतना हो गया है कि $1 के मुकाबले 83 रुपए हो गया। तो मैंने सरकार से ये मांग की है कि अभी 1.5 दिन बचा है, ये व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर के चक्कर में पड़ने की जगह अगर आप एमएसपी के ऊपर कानून लेके आएंगे तो 65% इस देश की जनता जो किसानी पे निर्भर है उसको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और इधर श्वेत पत्र पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा उनकी सरकार है, जो चाहे लाएं। श्वेत पत्र से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, कहना अधीर रंजन चौधरी का। इधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी इस पर अपनी बात रखी है। कहा क्या सिर्फ 10 साल में ही देश बना है, 75 साल से देश में कुछ नहीं हुआ, ये संजय राउत की ओर से कहा गया। तो क्या करे सरकार की, अपना काम ये करना है करने दो। आप व्हाइट पेपर लाइए, ब्लैक पेपर लाइए, कोई रेड पेपर लाइए, हमें क्या लेना देना है। आप लोग लेकिन ब्लैक पेपर ला रहे हैं, हो सकता है क्या भ्रष्टाचार निकालने वाला है, क्या है व्हाइट पेपर में है क्या? ये बताने वाले हैं कि इकोनॉमिक को जो बढ़ावा मिला है वो हमारे से मिला है और यूपीए काल में नहीं। तो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में देश बना ही नहीं, अभी बना है। 10 साल में जो देश में घोटाले हुए हैं वो भी व्हाइट पेपर में डाल दीजिए। खास करके महाराष्ट्र से अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला जो मुख्य प्रधानमंत्री ने नहीं लाया था सामने, ये सब डाल दो व्हाइट पेपर में। हेमंत बिश्व शर्मा का घोटाला डाल दीजिए पूरा, नहीं तो वो अधूरा रहेगा व्हाइट पेपर कंप्लीट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे मामले पर अब सियासत हो रही है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे सरकार को जो लाना है वो लेकर आए। अब इस बीच आपके लिए समझना ये भी जरूरी है कि श्वेत पत्र की ABCD आखिरकार है क्या।
श्वेत पत्र क्या है ये जान लीजिए। सरकार की कमियां, दुष्परिणाम, सुधार के सुझाव इसमें होते हैं। किसी विषय पर मिली जानकारी के परिणाम का सारांश इसमें होता है। और ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी आमोद राय जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आमोद, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, कुछ ही देर में श्वेत पत्र पेश किया जाना है, लेकिन इसको लेकर सियासत जो है वो पुरजोर हो रही है। निश्चित तौर पे देखिए, यह सियासत के लिए ही किया जा रहा प्रयास भी है और आगामी लोकसभा को ध्यान में रखते हुए ही ये श्वेत पत्र लाया जा रहा है, ताकि कांग्रेस के उन 10 सालों को की याद जो है जनता के मन में तरोताज़ा करा सके मोदी सरकार, और यही उसका उद्देश्य भी है। और ये भी दिखा सके कि पिछले 10 साल में उसने कैसा काम किया है, जिन जिन फ्रंट पे, इकोनॉमी के जिन जिन पैरामीटर्स पे कांग्रेस सरकार यानी यूपीए सरकार फेल रही थी या कमज़ोर रही थी, उन पैरामीटर्स पे कैसे पिछले 10 सालों में काम करके मोदी सरकार बेहतर काम की है, यही कंपैरिजन, यही कंपैरेटिव एक स्टडी दिखाना चाहती है देश की जनता के सामने, ताकि जो ये कहा जा रहा है कि आर्थिक फ्रंट पे फेल रही है मोदी सरकार, बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ी है, जो ये बातें कही जा रही हैं, तो इन तमाम विषयों पर, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस को ही कटघरे में किया जा सके और लोगों की जो स्मृति जो छीड़ हो चली है 10 सालों में यूपीए सरकार के समय के दौरान की, उसको कैसे याद दिलाया जाए। तो उसी को लेकर आज जो लेखा जोखा पेश किया जाएगा लोकसभा में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में अब से थोड़ी देर बाद पेश करेंगी और तकरीबन 5 बजे वो ऑफ रिकॉर्ड भी बात करेंगी मीडिया से, और उससे पहले ये पेश करेंगी। तो निश्चित तौर पे पूरा प्रकरण और पूरा इसमें कहानी यही है कि देश की जनता के सामने जाकर ये बताया जाए, ये कोशिश है बीजेपी की कि मनमोहन सरकार के दौरान जिन जिन पैरामीटर्स पर देश के आर्थिक हालात खराब थे, अब वो कैसे बेहतर हैं और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कैसे बेहतर काम कर रही है। प्रतिमा, एक तरफ मनमोहन सिंह की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, दूसरी तरफ यहाँ पर इस पूरे मसले पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मनमोहन सरकार वर्सेस मोदी सरकार का जो भी आर्थिक सुधार हो, चाहे आर्थिक कुप्रबंधन हो, ये एक दूसरे के खिलाफ और अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश जो की जा रही है, इसको लेकर आने वाले दिनों में किस तरीके से सियासत गरमाएगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आमोद, निश्चित तौर पे देखिए, आज ही जैसे बीजेपी श्वेत पत्र लाना चाह रही है, उसके पहले ही कांग्रेस ने काला पत्र अपना जारी कर दिया और ब्लैक पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री ने कैसे उसको टीका टिप्पणी की और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जिस तरह से बच्चे को एक काला टीका लगा देते हैं ताकि उसका उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य रहे, उसको तो इस तरह की चीज़ें अब होंगी और आगे इस पर तल्ख टिप्पणियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने तैयारी की है, निश्चित तौर पे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी, उसमें गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी, क्योंकि जब जिक्र मनमोहन सरकार की होगी तो उन तमाम गड़बड़ियों की जिक्र होगी, उन तमाम घोटालों की जिक्र होगी, उन तमाम विषयों की जिक्र होगी जिसको लेकर मनमोहन सरकार पर तमाम आक्षेप लगाए गए थे और उसको लेकर उसको 2014 में शिकस्त भी मिली थी। तो उन विषयों को जब आज की तारीख में उठाया जाएगा बीजेपी के द्वारा और पूरी सरकार के द्वारा, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की तरफ से भी तल्ख टिप्पणी और इस पर टीका टिप्पणी किया जाएगा और निश्चित तौर पे इस पर राजनीति आगे और बढ़ेगी। प्रतिमा जी, तो आमोद बता रहे हैं किस तरीके से इसको लेकर सियासत आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मा सकती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आमोद। इस बीच आगे बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। जो नोएडा के किसान हैं जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली कूच किया है किसानों ने। बता दें आपको, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़े हैं किसान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रोकने की जो तैयारियां की गई थी वो फिलहाल विफल नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं ये तमाम किसान। ये हालात देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर से, जहां पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली नोएडा में जाम की स्थिति बनी हुई है और ये हालात सुबह से ही हैं। स्थिति बेहतर होने के बजाय यहां बदतर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोशिशें जो तमाम हैं इन किसानों को रोकने की वो फिलहाल काम नहीं कर रही हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किन मांगों को लेकर ये तमाम किसान जो है वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। मुआवजा और नौकरी की इनकी जो मांग है, इनका कहना है कि पिछले लंबे समय से ये नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते रहे, धरना करते रहे, लेकिन जब इनकी मांगों को नहीं सुना गया तो उन्होंने फैसला किया कि ये दिल्ली कूच करेंगे। ऐसे में ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से। विवेक, बताइए इस वक्त किस तरीके के हालात है? क्या किसानों को मनाने की जो कोशिश है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है क्या?
देखिए, बात की जाए तो किसानों को मनाने की जो कोशिश है वो रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों और पुलिस वालों के बीच में आपको हल्की धक्का मुक्की होती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर डिटेन करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ से आगे जाने की किसानों को इजाजत नहीं दी गई थी। किसान जो बैरिकेडिंग तोड़कर यहाँ पर पहुंचे थे, यानी कि उस जगह पर जहाँ से एक रास्ता गाजियाबाद और दूसरी तरफ रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, वहाँ पर इन्हें रोक दिया गया था। मेरे ठीक सामने जो आप 4 बसें देख रहे हैं, इन 4 बसों के अंदर इन्हें हिरासत में लेकर ले जाने की तैयारी थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि कमांडोज, सीनियर अधिकारी, लोकल पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि ये लोग आगे ना जाएं। कुछ महिलाएं हैं जो कि आगे चिल्ला बॉर्डर की तरफ निकलने की कोशिश में थी, वो चली भी गई, लेकिन अभी फिलहाल आगे वो रुकी हुई है, क्योंकि जो सीनियर यहाँ पे जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस उन्हें आगे जाने की इजाजत जो है। पर इस वक्त भीषण जाम नजर आ रहा है। ये अपडेट लगातार आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।